नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव जीतते ही चीन को घेरने में जुटे ट्रंप, ड्रैगन के प्रमुख आलोचक माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना। खबर में आगे जिक्र होगा कि 2030 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का व्यापार, अंतर सरकारी आयोग की बैठक में बोले जयशंकर। खबर में आगे आपको बताएंगे कि झारखंड के भ्रष्ट नेताओं को उल्टा लटका देंगे, सत्ता में आने पर रोकेंगे कोयले की तस्करी, झरिया में बोले अमित शाह। खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि खड़गे के आतंकी वाले बयान पर सीएम योगी पलटवार, बोले मेरे लिए देश सबसे पहले, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी परिवारवाद के सूचक बगोदर में गरजे जेपी नड्डा, कहा इंडिया के अलावा कोई और झारखंड की भलाई नहीं सोचता। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव जीतते ही चीन को घेरने में जुटे ट्रंप, ड्रैगन के प्रमुख आलोचक माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है। ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया लगता है। दरअसल ट्रंप ने रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। वॉल्ट्ज अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त ग्रीन बैरेट हैं, जो चीन के प्रमुख आलोचक भी रहे हैं। ट्रंप के वफादार वॉल्ट्ज ने नेशनल गार्ड में कर्नल के रूप में भी काम किया है। वो एशिया प्रशांत में चीनी गतिविधि के कड़े आलोचक रहे हैं और इस क्षेत्र में संभावित संघर्ष के लिए अमेरिका को तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक शक्तिशाली पद है, जिसके लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। वॉल्ट्ज प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ट्रंप को जानकारी देने और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे। 2021 में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की विनाशकारी वापसी के लिए बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए वॉल्ट्ज ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की विदेश नीति की प्रशंसा की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2030 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का व्यापार, अंतर सरकारी आयोग की बैठक में बोले जयशंकर। जी हां दोस्तों, भारत और रूस के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक तकनीकी मामलों के अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। वहीं रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंचुरोव ने किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक बढ़कर $100 अरब हो जाएगा। भारत के लिए कच्चे तेल, फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत बनकर उभरा। रूस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें खासकर भुगतान और आपूर्ति से संबंधित हैं। इस मामले में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। कनेक्टिविटी के संबंध में हमारे संयुक्त प्रयास, जैसे कि उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा और नॉर्दर्न सी रूट के काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड के भ्रष्ट नेताओं को उल्टा लटका देंगे, सत्ता में आने पर रोकेंगे कोयले की तस्करी, झरिया में बोले अमित शाह। जहाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कथित भ्रष्टाचार और कोयला तस्करी के लिए झामुमो नीति गठबंधन की आलोचना करते हुए मंगलवार को राज्य के मतदाताओं से भाजपा के हाथ मजबूत करने का आग्रह किया, ताकि भ्रष्ट नेताओं को उल्टा लटकाया जा सके। शाह ने यह भी घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान करेगी और उसे खदेड़ देगी। कोयले की तस्करी रोकी जाएगी। शाह उन्होंने राज्य के कोयले खनन क्षेत्र झरिया में भाजपा की एक रैली में कहा कि झारखंड में भाजपा के सत्ता में आने पर कोयले की तस्करी रोकी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे के आतंकी वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले मेरे लिए देश सबसे पहले, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी वाले बयान पर करार जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि वो एक योगी हैं और राष्ट्र उनकी प्राथमिकता है। आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अचलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से मैं खड़गे जी की टिप्पणियां सुन रहा हूं। मैं एक योगी हूं और मेरे लिए देश सबसे पहले है। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पहले आती है। योगी ने कहा कि अगर हम बटे तो गणपति पूजा पर हमला होगा, लैंड जिहाद के तहत ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कोई लव जिहाद या लैंड जिहाद नहीं है। पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि अगर किसी ने हमारी बेटियों की सुरक्षा में बाधा डाली, सरकारी और गरीबों की ज़मीन हड़पी, तो यमराज उनका टिकट काटने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया थे और पिछली सरकार उनकी सुरक्षा करती थी, लेकिन अब ये सभी जहन्नुम की राह पर है। सोमवार को आदित्यनाथ पर बिना किसी रोक टोक के हमले करते हुए खड़गे ने कहा कि एक सच्चा योगी कभी भी बटेंगे तो कटेंगे जैसी टिप्पणियां नहीं करेगा और इस भाषा का इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। हाल की राजनीतिक
रैलियों के दौरान खड़गे की शुरुआती टिप्पणियों ने भी राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए कहा था, कई नेता साधुओं के भेष में रहते हैं और सब राजनेता बन गए, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए। वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूँगा या तो सफ़ेद कपड़े पहने, यदि आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहने, लेकिन फिर राजनीति से बाहर हो जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी परिवारवाद के सूचक बगोदर में गरजे जेपी नड्डा। कहा, एनडीए के अलावा कोई और झारखंड की भलाई नहीं सोचता। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बगोदर के एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है। ये परिवारवाद के सूचक हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका हक छीनते हैं। आपकी आवाज़ दूर दूर पहुंचनी चाहिए। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए को छोड़ कोई और झारखंड की भलाई नहीं सोचता। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य, दिल्ली डिफेंस डायलॉग में बोले राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए कई पहल की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पहले ही अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को भरोसेमंद सर्टिफिकेशन प्रणाली से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने IDEX और ADITI योजनाओं के माध्यम से नवाचार के लिए पुरस्कार भी शुरू किए हैं। ड्रोन और स्वाम टेक्नोलॉजी युद्ध के तरीकों में मौलिक परिवर्तन ला रही है। इस विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से युद्ध की समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मेक इन इंडिया का जलवा, सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाके में सफलतापूर्वक की फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रचंड हेलीकॉप्टर की हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में फायरिंग का सफल परीक्षण किया। ये सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी साझा किया और बताया कि इससे भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियां भी मजबूत होंगी। प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफ़ी भार के साथ भी उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर रेडार से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह हेलीकॉप्टर काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है, जो इसे दुश्मन के रेडार से बचाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। इस हेलीकॉप्टर में फ्रांस के इंजन लगे हैं। कारगिल युद्ध के समय महसूस की गई थी इसकी ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार ऐसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की ज़रूरत महसूस की गई थी जो भारतीय सीमा से सटीक हमले कर सके। प्रचंड हेलीकॉप्टर रेगिस्तान की भीषण गर्मी के साथ ही बेहद ठंडे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी काम कर सकता है। सरकार ने अक्टूबर 2006 में LCH प्रचंड परियोजना को मंजूरी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी खिलाड़ी चिमूर की रैली में विपक्षी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मतलब विकास की दोगुनी रफ्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2.5 वर्षों में अपने विकास की दोगुनी रफ्तार आपने देखी है। महाराष्ट्र अधिकतम विदेशी निवेश वाला राज्य है। यहाँ नए हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे हैं। 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेन चल रही है और 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी के बस की बात नहीं है। उन्होंने विकास को रोकने में PhD की हुई है और कांग्रेस की तो इसमें डबल PhD है। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने संविधान से की छेड़छाड़, अब भाजपा पर लगा रही आरोप। गडकरी का विपक्ष पर वार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। भाजपा के लिए प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान से छेड़छाड़ की है। सोमवार को भाजपा उम्मीदवार चरण सिंह ठाकुर के लिए प्रचार करते हुए गडकरी ने एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने इस रैली में कहा कि भाजपा ने कभी भी BR अम्बेडकर
अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश नहीं की और न ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दी है। कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि भाजपा संविधान को बदल देगी। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने ना तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश की और ना ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान में फिर शुरू होगा व्यापार, जयशंकर के इस्लामाबाद दौरे ने बढ़ाई उम्मीद, कई अहम सवाल भी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया समय में रिश्ते में बेहतरी की एक उम्मीद देखी जा रही है। खासतौर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की संघाई सहयोग संगठन बैठक के लिए 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद का दौरा करने को एक संभावना की तरह देखा गया है। हालांकि ये यात्रा के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के साथ एक संक्षिप्त बातचीत को छोड़कर कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। इसके बावजूद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी फैला रहे हैं झूठ, भाजपा ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस नेता की शिकायत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो राहुल गांधी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ की निंदा करें और उन पर उचित कार्रवाई भी करें। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयोग को अगले सप्ताह महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रचार के दौरान झूठ बोलने पर फटकार लगानी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए भी चेतावनी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में झूठ बोला है। राहुल गांधी बोलते हैं कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है। ये पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एप्पल के आईफोन और बोइंग के हवाई जहाज महाराष्ट्र की कीमत पर अन्य राज्यों में बनाए जा रहे हैं और ये आरोप पूरी तरह से झूठ है। राहुल गांधी को नोटिस जारी होने के बाद भी वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे 220 हाईटेक डीप डाइवर, पानी पर होगा 700 नाव से पहरा। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे बड़े सामूहिक आयोजन महाकुंभ 2025 में योगी सरकार हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुरक्षा की दृष्टि से सफल बनाने के लिए जल पुलिस, पीएसी, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मिलकर काम कर रही है। इसी क्रम में महाकुंभ के दौरान 220 हाईटेक डीप डाइवर समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सुरक्षाकर्मी 700 नाव पर सवार होकर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देश विदेश से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके चलते गोवा, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत देश के सबसे चुनिंदा जल पुलिस के जवान प्रयागराज में तैनात किए जा रहे हैं। स्नानार्थियों और साधु संतों के साथ स्नान के दौरान कोई भी अनहोनी ना होने पाए, इसके लिए भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हाईटेक डीप डाइवरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर घुसपैठिए आदिवासी महिला से शादी करेगा तो भी उसे ज़मीन नहीं मिलेगी, झारखंड में अमित शाह का वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में पहले फेज की वोटिंग से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जेएमएम के ऊपर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार को सरायकेला की एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों की घटती आबादी का जिक्र करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि आदिवासी की आबादी घट रही है जबकि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम एक कानून लाएंगे जहां अगर कोई घुसपैठिया किसी आदिवासी महिला से शादी करता है तो भी उसे महिला की ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेगी। अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से चंपई सोरेन को अपमानित किया गया है और मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है वो सही नहीं है। ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान है। अमित शाह ने आगे कहा कि चंपई सोरेन इतने वर्षों से वफादार रहे हैं, हेमंत जी के साथ खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया और हटाया गया ये सिर्फ चंपई सोरेन का अपमान नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महायुति को लेकर अजित पवार ने कर दिया दावा, 175 से अधिक सीटों पर होगी जीत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पूरे जोरों पर प्रचार के साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने
288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 175 से अधिक सीटों के साथ महायुति गठबंधन की जीत पर विश्वास जताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से राकांपा उम्मीदवार ने कहा कि महायुति को 175 से अधिक सीटें मिलेंगी और बारामती में मैं 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतूंगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पवार ने बारामती का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके मुद्दे को संबोधित किया। बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार के विधायक अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव में चुनावी शुरुआत कर रहे हैं। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शामिल है। इसका मुकाबला महाविकास आघाड़ी से है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर उन पर पलटवार किया और कहा कि वो रजाकारों के वंशज हैं, जिन्होंने मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किया। आज नागपुर में अपनी चुनावी रैली के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि वो रजाकारों के वंशज हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वामी नारायण मंदिर का 200वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने किया अयोध्या से लेकर काशी और केदार तक का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के वड़ताल स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के 200वें स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअल तरीके से भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी नारायण समुदाय ने हमेशा नशा मुक्ति पर बहुत बड़ी मेहनत की है। हमारे संत और महात्मा युवाओं को नशे से दूर रखने और नशा मुक्ति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान और प्रयास हमेशा जरूरी हैं और ये हमें लगातार करना होगा। अब 500 साल बाद अयोध्या का उदाहरण हम सबके सामने है। काशी और केदार का परिवर्तन हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि हर तरफ एक नई चेतना, एक नई क्रांति दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, हमारे देश से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को देखने वाला भी आज कोई नहीं है। दुनिया भर में हमारी जो मूर्तियां चोरी हो गई थी, उन्हें खोज कर हमारे देवी देवताओं के जो स्वरूप चोरी हो गए थे वो वापस आ रहे हैं, हमारे मंदिरों में लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर जैसे पवित्र स्थल समाज को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने मंदिर की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थान समाज में भाईचारे और एकता का संदेश फैलाता है। पीएम मोदी ने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत और समाज के उत्थान के लिए प्रेरक बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ, डीवाई चंद्रचूड़ की ली जगह। जी हाँ दोस्तों, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति खन्ना को पद से शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। 14 मई 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना 6 महीने से कुछ अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे और 65 वर्ष की आयु पूरे होने पर 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर रविवार को सेवानिवृत्त हो गए और शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रधान न्यायाधीश JS खेहर मौजूद थे। न्यायमूर्ति खन्ना जनवरी 19 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नूर हुसैन दिवस पर आवामी लीग समर्थकों की पिटाई, ढाका की सड़कों पर फिर भड़का तनाव। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में नूर हुसैन दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को ढाका के शहीद नूर हुसैन स्क्वायर पर मार्च निकाल रहे कई आवामी लीग समर्थकों की पिटाई के बाद राजधानी ढाका में एक बार फिर तनाव भड़क गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये घटना बंगबंधु एवेन्यू पर आवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय में सामने हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में CRPF कैंप पर हमला करने वाले 11 उग्रवादी ढेर, जिरीबाम में सुरक्षा बलों संग मुठभेड़ जारी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को CRPF के जवानों के साथ एक मुठभेड़ में 11 उग्रवादी मारे गए। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब कुकी उग्रवादियों ने CRPF के एक शिविर पर हमला किया। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मुठभेड़ के दौरान एक CRPF जवान भी घायल हो गया। उसे
इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया है। सोमवार सुबह मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में एक किसान उस वक्त घायल हो गया जब उग्रवादियों ने पास के पहाड़ी इलाके से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह हमला इम्फाल घाटी के काम कर रहे किसानों पर कुकी उग्रवादियों से लगातार तीसरे दिन हमला करने की घटना का हिस्सा था। सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक छोटी सी मुठभेड़ हुई। घायल किसानों को यंगांग पोकपी PHC अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया और उनकी हालत स्थिर है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में ट्रंप, यूरोप में हड़कंप, जर्मनी में अचानक क्यों राजनीतिक संकट गहराया, 2/3 वोटर्स चाहते हैं चुनाव। जी हाँ दोस्तों, 6 नवंबर का दिन यूरोप के लिए बदलाव वाला रहा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता, लेकिन ठीक उसी वक्त यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय राजनीतिक उथल पुथल में घिर गई